हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका चैप्टर नंबर 3 जो था वो था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, उसकी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ स्टडी भी कर ली थी। असल में हम मेटल और नॉन मेटल का जो बिहेवियर था उसको देख रहे थे। ठीक है, कि व्हाट विल हैपन इफ यू बर्न इन एयर, ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन इफ इट्स रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बना के हम इनको समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम की जो बला है असल में है क्या ये। ठीक है, हमने की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। ओके बेटा, स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये हो सकता है मैं ऑडियो मैसेज बना के डाल दूँ कि देखिए आपके जो केमिस्ट्री के चैप्टर है, केमिस्ट्री के टोटल 5 चैप्टर्स है इस वाले आपके बुक में। चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर 4 में से हालांकि हाँ बहुत पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री का आपको 5 चैप्टर जो है तो हम इनको पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो किस तरह रहेगा वो थोड़ा बता देता हूँ। कि सबसे पहले हमने 5th चैप्टर किया, ठीक है, उसका भी रीजन हमने बता दिया था, 5th ही क्यों पहले। फिर हमने 1st, 2nd और 3rd भी चल रहा है। 3rd दो एक क्लास में ही ये भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 4th करेंगे। हम क्या करेंगे, अब जो सारे चैप्टर आप जो भी पढ़ा दिया आपको, आपकी ड्यूटी बनती है कि एक बार आप उनको ढंग से पढ़े, एक बार वापस रिवाइज़ करें उनको। ठीक है, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप सबसे पहले उनको ढंग से रिवाइज़ करें। अच्छे से देख लिया आपने, अच्छा, फिर हम भी अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम उनको उन 5 के 5 चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करा देंगे, जल्दी से उनका एक रिवीजन करा देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, जब आप भी उनका रिवीजन कर लोगे मेरी तरफ से भी एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर हम आपके जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड्स या फिर उससे भी आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। ऐसा नहीं कि मैं खाली एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ, नहीं, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रहेंगे जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, उसको आपको बिल्डअप करेंगे। ठीक है, उसकी जो समझ है आपको इस केमिस्ट्री को लेकर उसको बढ़ाएंगे, और आपको असल में वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे, क्वेश्चंस और 2-4 चीज़ें और भी, कि आप अभी तक कितना समझ पाए इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो वो दे विल हेल्प इन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन फर्दर फ्यूचर। ठीक है, तो हर तरफ से हेल्प करेगा आपको। तो हमारा जो पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, पहले हम सबको पढ़ेंगे ओनली केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, क्योंकि मैं सबसे पहले ना अभी से आपको हाई लेवल क्वेश्चन इसलिए नहीं देना चाह रहा, क्योंकि केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, एक दूसरे इंटर रिलेटेड, इसका कुछ चीज़ उसमें यूज आ रही है, इसकी कोई चीज़ इसमें कुछ काम आ रही है। जैसे मान लीजिए 1st चैप्टर है, सॉरी ये 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर में से एक मैं पॉइंट बताऊँगा, वो 1st चैप्टर का है एज इट इज़। ठीक है, तो जैसे वो रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री जो आपकी है उसको एक पूरे ढंग से चारों तरफ से देख समझ के उसको पढ़ लें, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करने हमको मजे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं वो किसी इस तरह से काम करेगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर इस टॉपिक को देख लेते हैं आज के, और बाकी हम एक दो एक्स्ट्रा जो टॉपिक है उनको देख लेंगे। ओके, सो कम टू द टॉपिक, मेटल्स विल अदर सॉल्यूशन ऑफ मेटल सोर्स, मतलब कि व्हाट विल हैपन इफ वी टेक मेटल्स एंड इफ इट्स रिएक्ट विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, छोटा सा, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। देखिए, असल में ये जो टॉपिक है ना, यही चीज़ आपको ये बताएगी कि विच एलिमेंट या फिर विच मेटल्स इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव विद अ सर्टेन, मतलब एक ये आपके असल में जो सीरीज है जो कि आप पढ़ने वाले हो, रिएक्टिविटी सीरीज, वो बना करके देगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसी की वजह से ही रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ पाते हो, जो कि हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं। हालांकि वो टॉपिक आपके अब दिया गया है, क्योंकि ये इस जो हमने ये वाली जो टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड है वो। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या होता है असल में। यू हैव टू टेक ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ओके, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। ठीक है, हमने एक स्टैंड में फिक्स कर दिया इसको। ओके, नाउ फिल it with a copper sulfate solution. Okay, we did it. Next thing you have to do is take a iron nail. ठीक है, take a iron nail and put it down in it with a thread. Means this is iron nail. This is iron nail. Bind up with a thread. बाइंड अप विद थ्रेड, ये थ्रेड है आपका और ये हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, एंड फिक्स इट विद अ कॉर्क इज प्रोवाइडिंग हेयर ए आइसोलेशन। ठीक है, मीन्स द रिएक्शन इन दिस टेस्ट ट्यूब इज आइसोलेटेड फ्रॉम आउटर मोस्ट स्पेस। ठीक है, अच्छा,
अब क्या हो रहा है देखिए, आपने आयरन ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, कोर से इसको फिक्स करके देख लिया। अच्छा, नाउ यू हैव टू रिमेन इट फॉर अ लेट्स से हाफ आवर, ओके से 30 मिनट। 30 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ दिया। आफ्टर 30 मिनट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व इज the color of this solution is turns into fade, means the first of all the copper sulfate solution has a blue color, but now after 30 seconds it start to fading मतलब ये फीका पड़ना स्टार्ट हो गया। ओके, अब देखिए आपने को आयरन की नेल ली थी और कॉपर सल्फेट जो था ये सॉल्यूशन था, तो क्या किया यहाँ पर, ये मेन पॉइंट सुनिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड। नाउ इट्स डिस्प्लेस द कॉपर, नाउ फेरिक सल्फेट स्टार्ट टू ऑब्टेन। ठीक है, आपका कॉपर सल्फेट जो भी था, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, और आयरन अब बन गया है FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट ये बन चुका है। ठीक है, आयरन के से वैलेंसी +3 +4 भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक टर्म में बोलना चाह रहा हूँ, फेरिक सल्फेट भी बन सकता है ये। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपका जो आयरन है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और फेरस सल्फेट का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के बनने से ही जैसे जैसे इसमें फेरस सल्फेट बनता जाएगा, एज वेल एज ब्लू कलर स्टार्ट टू फेड, वैसे ही आपका जो ब्लू कलर ही फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जस्ट इसका उल्टा करके देखें क्या होता है। देखिए, यू हैव टू टेक सेम टेस्ट ट्यूब, ओके, फिल इट विद ferrous sulfate solution. In first case you take copper sulfate solution, fill it with a ferrous sulfate solution. Okay, now you have to take a copper wire. Okay, let's assume it's a copper wire, bind up with a thread and just fix it here. Okay, use cork to strongly fix or to isolate this solution from the outermost space. Okay, अब आप क्या देखते हो, आपने एक कॉपर का आपने वायर ले ली, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, इसको फिक्स करके देख लिया, एंड नाउ यू जस्ट रिमेन इट फॉर 30 मिनट। आफ्टर 30 मिनट व्हाट यू ऑब्जर्व, नथिंग विल हैपन, नथिंग। कॉपर की तरह रहेगा, फेरिक सल्फेट की सल्फेट की तरह रहेगा। क्या रीज़न है कि इसके अंदर तो आधे घंटे में ही बेचारा फीका पड़ गया, और क्या रीज़न है कि इसके अंदर आधे घंटे बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे कि बिकॉज फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इन फर्स्ट केस फेरस रिप्लेस द कॉपर, बट नाउ इन सेकेंड केस वी नो copper is less reactive than ferrous, so it doesn't replace the iron in a ferrous sulfate solution. जो है असल में आपको इसको आयरन सल्फेट बोलना चाहिए। ठीक है, हम इसको आयरन सल्फेट बोलेंगे, फेरस इसका लेटिन नाम है तो इसको फेरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो कॉपर विच इज़ नॉट मोर रिएक्टिव, तो इसने कॉपर ने आयरन को रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, इसलिए ये चीज़ में कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसमें रिएक्शन होगी। अब ध्यान करिए, चैप्टर नंबर 1 जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी तो कुछ यही चीज़ हो रही थी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने जिंक की रिएक्शन करा दी मान लो H2SO4 से, है ना। अब इसके बाद क्या बना था, इट विल गिव जिंक सल्फेट विद हाइड्रोजन गैस। So what is the reason that zinc sulfate is obtaining? Because zinc is more reactive than hydrogen. That's why it's replacing the hydrogen from H2SO4 compound. Okay,
जिंक आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने H2SO4 में से H2 को तो हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ गया, मीन बॉन्ड बना लिया, डेट इज ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई। ठीक है। अच्छा, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब एक और चीज़ देखिए, आपने एक और टॉपिक हमने पढ़ा था कि क्या होता है जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। ये आपका मेटल है और ये एसिड है ना। शायद हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था यही था, वो ये मेटल रिएक्शन की एसिड के साथ, और क्या बनाया, जिंक सल्फेट एक सोल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। और हमने चैप्टर नंबर 2 में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि व्हाट विल हैपन इफ ए एसिड रिएक्ट विद मेटल। यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा था, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है ऑलवेज हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। सही है। तो आप देख पा रहे हो, थोड़ा समझ पा रहे हो कि सारी चीज़ कैसे इंटर रिलेटेड है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ आ गई, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में कुछ चीज़ आ गई, सारी मिलके फिर एक साथ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। इस तरह से इंटर रिलेटेड है। ठीक है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसको एक जनरल फॉर्म में देखें तो इसको लिख सकते हो आप, जैसे आपकी बुक में भी दे रखा है, मेटल ए इज रिएक्टिंग विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। ठीक है। और इनके रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, मेटल बी विद द सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। ठीक है। कोई मेटल ए था, उसने मेटल बी का कोई सॉल्यूशन था, तो उसने क्या किया, इस बी को तो डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह जाकर बैठ गया। तो अब क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए इज विद मेटल बी। अच्छा, ये इसका एक जनरल फॉर्म जो आपकी बुक में दिया गया है। ओके। अच्छा, अब देख लेते हैं इन जो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये सभी करीब सभी मेटल के साथ करके देखा, और उसमें हमने सब कॉमन और ज़्यादा यूज आने वाले जो भी एलिमेंट्स थे उनको लेकर एक सीरीज़ बनाई। ठीक है। और वो सीरीज़ क्या है, तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हम एक ऐसे रिजल्ट पर निकले जहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है। सबसे पहले सबसे हाईली रिएक्टिव, देन लेस रिएक्टिव, देन मोस्ट लेस रिएक्टिव। ठीक है। उसके बेस पर एक सीरीज बनाई, उसको देख लीजिए क्या है कि सबसे पहला था आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड ओरम। ठीक है। ये एक सीरीज दी इन्होंने। ठीक है। ये किस सीरीज में है, अगर आप इसमें ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या देखते हो आप, डिक्रीमेंट इन रिएक्टिविटी। जैसे ऊपर से नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, जैसे लेकिन नीचे से ऊपर जाते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है। इसके नीचे से फिर आपके ये मॉडरेट रिएक्टिव, मैं लिख देता है यहाँ पे, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। अब ये इनमें से ये सारे के सारे लेस रिएक्टिव आ जाते हैं, और इन दोनों में से ये भी, तो ये है मोस्ट लेस रिएक्टिव, मोस्ट लेस रिएक्टिव। ठीक है। तो ये सीरीज थी जो कि हमको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद पता लगी थी। ओके। अब एक और चीज़ देख लीजिए बेटा देखिए, इन सारी चीज़ों को आराम से बताने का एक ही सेंस है कि हर एक स्टूडेंट की अपना जो माइंड सेट है वो थोड़ा अलग तरह से काम करता है। हो सकता है किसी को एक बार में बताने से आ जाए, हो सकता है किसी को 10 मिनट अगर उस टॉपिक को समझाए तो समझ आए, या फिर हो सकता है किसी को 15 मिनट समझाने पर फिर आए। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग मैं बैलेंस करके चलता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनको थोड़ा बस समझें अच्छे से, लिखने लिखने का काम बाद में होता रहेगा, बस इसको समझें पहले। ठीक है। और उस सभी स्टूडेंट का अकॉर्डिंग में बनाता हूँ। अच्छा, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देख ली, एक फर्स्ट टॉपिक था वो भी देख लिया। अब जल्दी से देख लेते हैं एक्वारेजिया। एक एक्वारेजिया क्या है, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, आपका क्या लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये मिक्स किया जाता है विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है। इसका रेशो होता है 3:1। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, यस बेटा देखिए। ठीक है। तो हम आपका किसके एक्वारेजिया की बात कर रहे थे, उसमें क्या था, आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया जाता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनका जो वो रहता है
किस इनको मैनर में लेते हैं या फिर किस प्रोपोर्शन में लेते हैं, वो रहता है आपका 3:1। अब एक चीज़ बता दूँ, इन दोनों के मिलने से बनता है आपका एक्वा रेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं ब्रिटेन में, रॉयल वाटर, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं। और अब इनके दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है, इतना ज़्यादा कोरोसिव कि हम अभी पढ़ रहे थे ना गोल्ड और सिल्वर, वो जल्दी से रिएक्टिव नहीं है, वो उनको भी डिसॉल्व कर सकता है। इन दोनों से जो मिलकर जो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो अगर आप इसको ओरम यानी कि गोल्ड के ऊपर अगर डाल देना, एक ड्रॉप ही डाल दे, तो उसको डिसॉल्व कर देगा, यानी कि उसको गला देगा पूरी तरह से। तो इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव या फिर हाईली कोरोसिव सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसको बोला गया है आपका एक्वा रेजिया, ठीक है। ऐसी एक और चीज़ बनाई गई है, ऐसी नहीं मतलब कुछ अलग चीज़ ऐसे बनाई गई है, दैट इज़ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, अगर आप एल्यूमिनियम को ऑक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन करा लें, यानी कि क्या करना है आपको, जब आप ऑक्सीजन को ओपन में छोड़ देते हो तो ऑक्सीजन के ऊपर एक एल्यूमिनियम जो भी मेटल होता है आपका, उस एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो, ठीक है, वो होता है आपका Al2O3, ठीक है, ये उसकी एक लेयर बन जाती है। अच्छा, लेकिन क्या होता है, इस लेयर की एक बड़ी अच्छी खास बात है, मान लीजिए वो एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर ये लेयर आ गए ना, तो अब एक बार लेयर बनने के बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। मतलब ये लेयर है ना, एक कोटिंग की तरह काम करती है, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और आपका जो एल्यूमिनियम वो पूरी तरह से बच जाता है। तो क्या होता है, जब भी आपके न्यूली जो एलिमेंट बनाए जाते हैं, कोई भी कंपोनेंट बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम से, तो सबसे पहले उनको ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे आपको 9th और 8th क्लास में भी आया था, फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइज क्या, आपका एक सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या करते हैं, आपका एल्यूमिनियम जो होता है उसको एक एनोड की तरह काम कराते हैं, मतलब जो एल्यूमिनियम होता है उसको एनोड की तरह काम कराते हैं, मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम लगा देते हैं, यहाँ पे कोई अदर मेटल लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं, लेट से H2SO4, ठीक है, H2SO4। और जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी कि जब इनमें आप बैटरी लगा देते हो, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट वो फ्लो करवाते हो, तो क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है ना, यहाँ इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, और वो ऑक्साइड कहाँ से आता है, यहाँ से। H2SO4 में ऑक्सीजन है ना, सल्फेट में, ये ऑक्सीजन ब्रेक होकर इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन ये जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर एक लेयर बना सकते हो, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा ज़रूरी थी। अब भी इस चीज़ में किसी स्टूडेंट को डाउट वगैरह है तो वो बता सकता है, ठीक है। और बेटा मैं चाहता हूँ कि आप ना, मैं नहीं, आप भी एक ना एक टाइम पे चाहोगे कि आपको काफ़ी टाइम हो गया स्टडी, सारे स्टूडेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे, सारे स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो बताए कि भाई हमें ये दिक्कत है, इसलिए हम स्टडी कंटिन्यू नहीं कर रहे। और ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ पूछा जाता है तो उनका रिप्लाई कर देना कि हाँ सर, यस सर, हमने ये कर लिया है, या फिर कि हाँ सर हमको समझ आ गया है, इस तरह से, या फिर कोई हाँ सर हमको समझ नहीं भी आया, जो भी है, मतलब अगर ग्रुप में अगर एक्टिव रहोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। उससे आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट हो सकता है और वो होगा ही होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं चाहता हूँ कि स्टडी पे आप ध्यान दें, बाकी चीज़ों पे दें, स्पोर्ट वगैरह, पबजी वगैरह जो भी आप करते हो, लेकिन स्टडी के ऊपर भी आए, ठीक है। तो तब तक लिए ठीक है, इसमें कोई डाउट अगर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू बेटा।